ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी में सामाजिक विषय के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र पर शासन संचालन करना के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पूर्व में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई और व्यापार हेतु उनका मुख्य उद्देश्य था, परंतु वो किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने और पढ़ा था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध इत्यादि युद्ध करने के पश्चात उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हुई और वहाँ पर किस प्रकार से शासन करते हुए वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनके ऊपर किस प्रकार से शासन कर रहे थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अगले बिंदु में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में से राजस्व वसूल करने के लिए कर तय किए गए, जिसमें थे कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें थी स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इसके बाद में अभी भी अंग्रेज़ों को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी कि इस प्रकार की व्यवस्था करने के बाद में भी किसानों से राजस्व वसूल करने में वो संतुष्ट नहीं थे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूसरा उद्देश्य बनाया कि अब क्या करें कि यूरोप के लिए जो फसलें थी उनको भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके उनसे पैसे और मुनाफे कमाना, ये उन्होंने लक्ष्य बनाया। और यूरोप के ज़रूरत के हिसाब से फसल का उत्पादन करने के लगे, वहाँ पर मांग बढ़ने लगी। और यूरोप में किस प्रकार की फसलों की मांग थी, वो भारत के ग्रामीण किसानों के पास उस फसलों का उत्पादन कराने लगे, जिसमें मुख्य रूप से एक तो अफीम की खेती थी और दूसरी थी नील की खेती पर बल। उस समय औद्योगिकीकरण के कारण वहाँ पर नील की बहुत ज़्यादा मात्रा में मांग थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा नील के उत्पादन हेतु किसानों पर दबाव डाला और कहा कि आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी ही है। तब उन्होंने यूरोप के लिए भारत में ग्रामीण इलाकों पर नील की खेती के लिए बल दिया। अब हम पढ़ते हैं इस बिंदु में, आगे वाले बिंदु पढ़ते हैं कि भारतीय नील की मांग ज़्यादा क्यों थी। भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आया हुआ है, भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आया हुआ है, तो यहाँ पर मौसम वातावरण के अनुसार यहाँ पर नील की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होती थी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया कि इन क्षेत्रों में नील की खेती की अच्छी किस्म की नील मिल सकती है। उस समय इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में जब औद्योगिकीकरण के कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए गए, जिसमें कपास की पैदावार होने के कारण सूती वस्त्रों की बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर थी, तो वहाँ पर उनको नील के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को नील उत्पादन करने के लिए विशेष महत्व दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने भारतीय नील को यहाँ से ग्रामीण किसानों के पास से उत्पादन करके इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में ले जाकर बहुत ही महंगे दाम में बेचते थे। तब वहाँ पर
उन्होंने इटली फ्रांस में इटली वहाँ पर वोल्ट नाम की एक फसल उन्होंने तैयार की। अब भारत की तो नील और वहाँ की वोल्ट, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई। विदेश में जो एक फसल थी वोल्ट, उन दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई। प्रतिस्पर्धा होने के कारण वहाँ के जो देश थे वो कहते थे कि हम वोल्ट से ही काम चलाएंगे, परंतु अधिकांश लोगों का मानना था कि भारत की जो नील हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में काम हो सकता है। वो शीतोष्ण कटिबंध में थी, तब बहुत ही उत्तम क्वालिटी की थी और वोल्ट की तुलना में नील बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी की थी। वेस्ट इंडीज़ और 18वीं शताब्दी में नील की खेती की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मांग थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में नील उत्पादन करना ही प्रमुख उद्देश्य बनाया। उन्हें पता था कि यहाँ से राजस्व वसूल करने के लिए पहले वाली योजनाएं तो कारगर नहीं हुई। अब ये काम करे कि जो यूरोप के लिए फसलें हैं उनको बढ़ाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर नील की खेती का पैदावार की जाए। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण वहाँ पर कपास की ज़्यादा पैदावार हुई और वहाँ पर सूती वस्त्र इत्यादि बनाए गए। उनको रंगाई करने के लिए नील की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता थी। तब भारत की जो नील थी वह महत्वपूर्ण थी, इसलिए यहाँ पर नील की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में भी 1783 से लेकर 1789 तक वहाँ पर आधी मात्रा में हो चुकी थी और भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। नील पैदावार के अंतर्गत ब्रिटेन की इस फसल के हेतु बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनका दिलचस्पी हो गई थी कि ये सबसे उत्तम क्वालिटी की नील की खेती भारत में ही हो सकती हैं। भारत में नील की खेती करना प्रारंभ उन्होंने बंगाल में, जब नील की खेती 1788 में 30% ही उत्पादन होता था। 1788 में 30% ही नील की खेती का उत्पादन था, परंतु जब यूरोप के उन देशों में नील की खेती की मांग और तीव्रता से बढ़ी तो 1810 में नील की खेती का उत्पादन भारत में 95% हो गया, 95% हो गया। अर्थात नील की खेती में तीव्रता से उछाल आया। यहाँ पर विदेशी व्यापारी और एजेंट भारत में आते थे और यहाँ पर आकर अपनी अपनी ज़मीन लेते थे। ज़मीन लेने के पश्चात वह चाहते थे कि मैं यहाँ पर किस प्रकार से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नील की खेती करूँ और वहाँ पर विदेशों में भेज दूँ। अधिकांश एजेंट स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के थे, जो बैंकों से कर्ज लेकर भारत में आकर नील की खेती के लिए प्रयास करते थे और उन्होंने काफ़ी मात्रा में यहाँ से नील का उत्पादन करके विदेशों में भेजकर एजेंट लोग, व्यापारी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा कमाने का प्रयास करते थे। नील की खेती कैसे होती थी? इनके मुख्यतः दो तरीके हैं। एक तो है निज खेती और दूसरी है रेती। नील की खेती मुख्यतः दो प्रकार से होती थी। एक तो थी निज खेती और दूसरी थी रेती। अब पहले हम पढ़ते हैं निज खेती के बारे में पढ़ते हैं। निज खेती
स्वयं के बागानों में जब किसी नील की खेती का उत्पादन किया जाता था, एक तो ये, दूसरा किराए पर कोई ज़मीन लेने के पश्चात वहाँ पर नील की खेती का उत्पादन किया जाता था, दो, और किराए की ज़मीन लेने के पश्चात उनका जो भाग आता था, उनको वो भाग देने के पश्चात वहाँ पर ये खेती की जाती थी। नील की खेती करने में बहुत सारी समस्याएं भी थी। वहाँ पर नील की खेती में बड़े बड़े व उपजाऊ भूखंडों की आवश्यकता थी। लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाँ पर कंपनी मिल बनी होती थी, उसके आसपास के इलाकों में होड़ मची रहती थी कि कौन कहाँ पर कितना भाग ले। तो भूखंडों के लिए आपस में होड़ मची रहती थी, और बहुत ही बड़े भूखंड, जितना बड़ा भूखंड होगा उतनी बड़ी पैदावार होगी, तब भूखंडों के लिए भी थी। किसानों में टकराव आ गया था। जब नील की खेती के लिए कंपनी के आसपास के इलाकों में नील की खेती के लिए भूमि की जब आवश्यकता होती थी, तब किसान भूमि की अनुपलब्धता में आपस में टकराते थे। हर कोई व्यक्ति चाहता था कि मेरी ज़मीन कंपनी के पास में रहे, और वो आपस में कई प्रकार से टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होती थी। ये भी नील की खेती में दूसरी समस्या थी। तो पहली समस्या थी, नील की खेती के लिए बहुत बड़ा भूखंड चाहिए था, तो भूखंड के लिए पहली समस्या। दूसरी समस्या, नील की खेती में किसानों में आपस में टकराव काफ़ी मात्रा में होता था, और नील की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी, ताकि फसल का उत्पादन सही तरीके से कर सके। एक काम और था कि नील की खेती में उस समय ज़्यादा ये मशीनीकरण नहीं था, तब लोग हल और बैल का प्रयोग करते थे। नील की खेती में हल और बैल का प्रयोग करते थे, और 1 बीघा ज़मीन में 2 बैलों की आवश्यकता होती थी। तो 1000 बीघा ज़मीन में 2000 बैलों की आवश्यकता होती थी। तो किसान लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा भार सा लगता था। वो इस नील की खेती करने में कई प्रकार की समस्याएं थी। और एक बात की, दूसरी जो फसलें थी, चावल की या अन्य फसलें थी, तो उन फसलों में भी अधिकांश समय चला जाता था, फिर भी उन्हें कंपनी के कारण इस खेती को करना अनिवार्य था। अर्थात भारत में नील की खेती अपने मन से लोग करते या नहीं करते, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा मानना था कि इतने % ज़मीन पर तो आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ऐसा जबरन भी था किसानों के ऊपर, तो अनिवार्य रूप से उनको करनी पड़ती थी। इस प्रकार से आज के कालांश में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर जो शासन का संचालन हो रहा था, उसमें राजस्व वसूली करने के लिए स्थायी बंदोबस्त महलवाड़ी और एतवाड़ी की से शुल्क राजस्व वसूल नहीं कर पाने के कारण उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, वो थी यूरोप के लिए फसलें। यूरोप के लिए फसलें किस प्रकार से उनके मांग के हिसाब से फसलों का उत्पादन करना। भारतीय नील की उत्तम क्वालिटी के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग थी। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती हुई दिलचस्पी, और नील की खेती किस प्रकार से होती थी। नील की खेती 2 प्रकार से होती थी, निज और रेती। और नील की खेती में कौन कौन सी समस्या थी, इसके बारे में हम पढ़ा। आगे की कक्षा में हम नील की दूसरा प्रकार रेती के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।